जीव विज्ञान बायोलॉजी क्लास का आपका जो क्लास है, धरती पर उपस्थित जितने भी जीव जंतु हैं उन जीव जंतुओं को 5 जगत में बांटा गया था, जो पिछले क्लास में बताया जा चुका है। पहला जगत है मोनेरा जगत, दूसरा प्रोटिस्टा जगत, तीसरा फंजाई जगत यानी कवक जगत, चौथा आपका पादप जगत यानी प्लांटी किंगडम और पांचवा आपका एनिमलिया जगत यानी जंतु जगत है। और इसी जंतु जगत को कई भागों में बांटा गया है। जंतु जगत में शामिल धरती पर उपस्थित सभी बहुकोषीय जीव जंतु यूकैरियोटिक जीव जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका संघ है, दूसरा उपसंघ है और तीसरा आपका वर्ग यानी क्लास है। संघ में भी आपका बहुत सारे आपका लगभग 10 की संख्या में संघ बनाया गया है, जिसमें पॉलीफेरा संघ, सिलिंट्रेटा संघ, आर्थ्रोपोडा संघ, इस तरह के कई संघ हैं। लगभग 10 संघ हैं। उपसंघ भी बनाया गया है, वर्टिब्रेटा उपसंघ। उसके बाद वर्ग यानी क्लास बनाया गया है, जिसके अंतर्गत मैमेलिया क्लास, एविज क्लास, रेप्टिलिया क्लास यानी कई क्लास आते हैं, जो आपके पिछले क्लास में बताया जा चुका है। पिछले क्लास में जाकर के आप देख सकते हैं एनिमलिया जगत के बारे में। और यह जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है जीवों में विविधता। यानी जीवों में विविधता के अंतर्गत ही आपका पृथ्वी पर उपस्थित जीव जंतुओं को जगतों में बांट करके अध्ययन किया जा रहा है। बताया जा रहा है आप लोगों को कि पृथ्वी पर उपस्थित जीव जंतुओं को जो अलग अलग संघों में, उपसंघों में और वर्गों में बांटा गया है, इसका भी आपका वीडियो पिछले क्लास में दिखाया जा चुका है। और एनिमलिया जगत के जो जीव जंतु हैं अभी बता कर गए कि लगभग 10 संघों में बांटा गया है, जिसमें आपका पहला क्लास दिया जा चुका है पॉलीफेरा संघ के बारे में। और आज आपका क्लास जो है सिलिंट्रेटा संघ या नाइडेरिया संघ के बारे में दिया जा रहा है। चलिए देखते हैं सिलिंट्रेटा संघ, जिसको नाइडेरिया संघ के नाम से जाना जाता है। तो यही आपका आज का क्लास रहेगा, नाइडेरिया संघ या सिलिंट्रेटा संघ, जो आपका एनिमलिया जगत का ये संघ है। और देखेंगे इस संघ में, इस संघ का खासियत क्या है, इस संघ में कौन कौन से ऐसे प्राणी जीव जंतु आते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है नाइडेरिया संघ, जिसको सिलिंट्रेटा संघ भी कह सकते हैं, कहा जाता ही है। तो नाइडेरिया संघ के जंतु जो है वो अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं? तो नाइडेरिया संघ के जो अधिकांशतः जंतु हैं वो आपका समुद्रों में पाया जाता है। समुद्रों में निवास करते हैं नाइडेरिया संघ के, सिलिंट्रेटा संघ के अधिकांश जंतु। पिछले क्लास में पॉलीफेरा संघ के बारे में बताया गया था, जिसमें पॉलीफेरा संघ के जंतु भी आपका समुद्रों में निवास करते थे, समुद्रों में रहते थे। दूसरा सवाल आता है नाइडेरिया संघ के जंतु कितने स्तरीय हैं? तो नाइडेरिया संघ के जो जंतु है वो द्विस्तरीय यानी डिप्लोप्लास्टिक है। नाइडेरिया संघ के जंतु द्विस्तरीय यानी डिप्लोप्लास्टिक है। डिप्लोप्लास्टिक यानी द्विस्तरीय का मतलब क्या होता है? तो द्विस्तरीय ये जो शरीर के जनन स्तर है, जंतुओं के शरीर के जनन स्तर को आपका 3 वर्गों में बांटा गया है। जंतुओं के शरीर में 3 जनन स्तर होते हैं, शरीर के 3 जनन स्तर होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्तर जो है आपका एंडोडर्म है, एक्टोडर्म है और आपका मेसोडर्म। ये 3 स्तर होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। देखते हैं आगे सवाल आता है, जो 3 स्तर हैं तो यही आपका जो नाइडेरिया संघ के जंतु हैं वो द्विस्तरीय होते हैं। इसके शरीर में 2 जनन स्तर होता है, एक बाह्य जनन स्तर और एक आपका आंतरिक जनन स्तर, जिसको भीतरी जनन स्तर कहते हैं। आगे सवाल आएगा स्तर से संबंधित, तो नाइडेरिया संघ के जो जंतु हैं उसके शरीर का बाह्य स्तर को क्या कहते हैं? उसके बाह्य स्तर को एक्टोडर्म कहते हैं। नाइडेरिया संघ के जंतु के शरीर का जो बाहरी स्तर है, बाहरी जनन स्तर है, वो आपका एक्टोडर्म कहलाता है और भीतरी जनन स्तर जो है उसको एंडोडर्म कहा जाता है। तो नाइडेरिया संघ के जंतु के शरीर में 2 जनन स्तर है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एंडोडर्म आपका भीतरी स्तर है और एक्टोडर्म बाहरी जनन स्तर है शरीर का। एक आपका और मेसोडर्म जनन स्तर होता है, तीसरा जनन स्तर, तो वो आपका अन्य जंतुओं में होता है 3 जनन स्तर। जनन स्तर के बारे में आपका पिछले क्लास में बताया जा चुका है। जीवों में विविधता,
जीवो विविधता के नाम से आपका हेडिंग बना हुआ है पिछले क्लास का। वो आपका हर एक पार्ट में 1 2 3 4 5 ये सारे पार्ट जो है पिछले क्लास हो चुका है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, वो सारे आपका जीवो विविधता से संबंधित जो भाग हैं क्लास का उसको आप देख सकते हैं। तब जाकर के आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और बता दें एक बात और कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में एवं एकेडमिक लेवल से संबंधित परीक्षाओं में यही सारे सवाल पूछे जाते हैं जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इसको ध्यान से देखें और अपनी तैयारी को बेहतरीन करें, बेहतरीन बनाएं, ताकि किसी भी एग्जाम में आपका प्रश्न जो आपके सामने आएगा वो ना छूट पाए, आप सही सही जवाब उन सारे प्रश्नों को दे पाएंगे। और ये जो आपका क्लास दिया जा रहा है वो एनसीईआरटी पे आधारित है। एनसीईआरटी पे आधारित ही नहीं बल्कि एनसीईआरटी से आपका क्लास दिया जा रहा है। एनसीईआरटी के जो आपका बुक है 8 से लेकर 12 तक के उन सारे बुकों के मटेरियल को संग्रह करके ये आपका क्लास दिया जा रहा है। उन सारे आपका एनसीईआरटी के बुकों से संग्रह किया गया आपका सवाल और जवाब आपके स्क्रीन पे दिखता है। उसी तरह का आपका तैयार किया गया है क्लास के मटेरियल को। तो चलिए देखते हैं आगे सवाल क्या आता है। 5 नंबर सवाल है, सिलेंटेटा संघ के दोनों स्तरों के बीच। सिलेंटेटा संघ के जो दोनों स्तर होते हैं सिलेंटेटा संघ के जंतुओं में एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ये दोनों स्तरों के बीच आकोशिकीय रचना को क्या कहते हैं? इन दोनों स्तरों के बीच जो आकोशिकीय रचना होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मेसोगलिया। मेसोगलिया के नाम से जाना जाता है। दोनों आपका बाहरी स्तर और भीतरी स्तर, दोनों स्तरों के बीच का जो लेयर होता है आकोशिकीय जो रचना होती है उसको हम लोग मेसोगलिया कहते हैं। एक बात और बता दें कि एंडोडर्म जो है वो एंडोडर्म का एक और नाम है गैस्ट्रोडर्मिस। एंडोडर्म को गैस्ट्रोडर्मिस के नाम से भी जाना जाता है जो आपका स्क्रीन पर दिख रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, सिलेंटेटा संघ के जंतु का नाम। तो सिलेंटेटा संघ के अंतर्गत जो जंतु हैं जो समुद्रों में निवास करते हैं, अधिकांश जंतु समुद्रों में रहते हैं, है ना। तो जंतु का नाम आपको यहाँ पर दिख रहा है, हाइड्रा है, फाइसेलिया है, ऑरिलिया है, समुद्री एनीमोन है और कोरल है। तो हाइड्रा, फाइसेलिया, ऑरिलिया, समुद्री एनीमोन और कोरल ये सारे आपका सिलेंटेटा संघ के जंतु है। और यहाँ पे कोरल की बातें करें, कोरल भी एक जंतु है। इसी आपका कोरल से भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। आप लोग सुने होंगे, सवाल देखे होंगे, कोरल भित्ति। भारत का केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का जो निर्माण हुआ है वो कोरल भित्ति से हुआ। यानी कोरल जो जंतु है ना, वो कोरल जंतु जो आपका मृत हो जाता है, मर जाता है, और वही बॉडी आपका एक के ऊपर एक दूसरे के ऊपर जम जाता है। जमने से ही आपका लक्षद्वीप जो आपका भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, संघ राज्य है, उसका निर्माण हुआ है इसी आपका कोरल के जमाव से। यानी कोरल का जब मृत्यु होता है तो मृत्यु होने के बाद एक दूसरे के ऊपर लेयर बन जाते हैं और इसी लेयर से आपका जो कोरल भित्ति कहलाता है, भित्ति का मतलब दीवार होता है, तो वही आपका कोरल भित्ति से लक्षद्वीप आपका भारत का केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ है। समुद्रों में ही आपका निर्माण हुआ है क्योंकि समुद्र में तो रहा करते हैं आपका सिलेंटेटा संघ के जंतु, तो समुद्र में आपका मरेंगे और उसका जब जमाव होगा तो जमाव होने के बाद एक आपका धरातल का निर्माण हो जाता है समुद्र में, तो वही धरातल आपका लक्षद्वीप है। अगला प्रश्न देखेंगे, सिलेंटेटा संघ के जंतु का मुख्य शरीर के उभरे हुए अगले भाग। सिलेंटेटा संघ के जंतु का जो मुख होता है, मुख यानी मुंह, माउथ, तो शरीर के उभरे हुए अगले भाग के शीर्ष पर, शरीर के जो उभरा हुआ होता है, उठा हुआ जो अगला भाग होता है, अगले भाग के शीर्ष पर तिकोनी रचना के रूप में होता है। तिकोना यानी 3 कोना वाला रचना होता है। वो कहाँ होता है? तो सिलेंटेटा संघ के जंतु के शरीर के उभरे हुए अगले जो भाग होते हैं, आगे वाला हिस्सा जो होता है, उसी अगले हिस्से के शीर्ष पर ऊपरी स्थान पे तिकोना एक रचना होता है जो मुंह का रहता है। सिलेंटेटा संघ के जंतु का मौत होता है। और इसको बताना है
है ना कि इसके मुख को क्या कहते हैं। तो सिलेंटेटा संघ के जंतु का जो मुख होता है उस मुख को हाइपोस्टोम कहा जाता है। हाइपोस्टोम, ये हाइपोस्टोम होता कहाँ पे, सिलेंटेटा संघ के जंतु में मुख होता कहाँ पे है, तो उसके शरीर के, सिलेंटेटा संघ के जंतु के शरीर के अगले भाग में, आपका अगले भाग के शीर्ष स्थान पे आपका तिकोना एक रचना होता है, 3 कोना वाला त्रिभुज के जैसा, उसी को आपका मुंह कहा जाता है, मुख कहा जाता है। और वही मुख आपका बायोलॉजी की भाषा में हाइपोस्टोम कहलाया है। क्या कहलाया है? हाइपोस्टोम। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर प्रश्न है, इस संघ के यानी सिलेंटेटा संघ के या नाइडेरिया संघ के कह सकते हैं। तो सिलेंटेटा संघ के जंतु के मुख के चारों ओर, मुंह के चारों ओर क्या पाया जाता है, तो स्पर्शक। सिलेंटेटा संघ के मुख के चारों ओर स्पर्शक पाया जाता है। और स्पर्शक होता क्या है, तो इस संघ के जंतु में मुख के चारों ओर पाया जाने वाला स्पर्शक है, वो आगे आपका दिखेगा। तो इस संघ के जंतु के देह भित्ति में पाए जाने वाले कोशिकाओं को दंत कोशिका क्या कहते हैं, दंत कोशिका कहते हैं। तो मुख के चारों ओर जो पाए जाने वाली जो संरचना है सिलेंटेटा संघ के जंतु में, वो आपका स्पर्शक कहलाता है। और मुंह के चारों ओर इस प्रकार से पाया जाता है, यही आपका स्पर्शक है। तो सिलेंटेटा संघ के जंतु के देह भित्ति जो होता है ना, शरीर का जो आपका बाहरी जो स्तर होता है, देह भित्ति जिसको कहा जाता है, देह भित्ति में पाए जाने वाला कोशिकाओं को क्या कहते हैं, तो दंत कोशिका। देह भित्ति में जो कोशिका पाया जाता है वो आपका दंत कोशिका या नाइडोब्लास्ट, नाइडोब्लास्ट भी कहा जाता है ना, तथा इंटरस्टिशियल कोशिका कहलाता है। तो दंत कोशिका को नाइडोब्लास्ट भी कहते हैं। एक और पाया जाता है इंटरस्टिशियल कोशिका। तो 2 तरह की कोशिकाएं पाई जाती है सिलेंटेटा संघ के जंतु के देह भित्ति पर। देह भित्ति में 2 तरह की कोशिकाएं पाई जाती है, एक दंत कोशिका और दूसरा इंटरस्टिशियल कोशिका। ये 2 तरह की कोशिकाएं होती है देह भित्ति पर, देह भित्ति के ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नाइडेरिया संघ के जंतु का मुख्य लक्षण क्या है। तो नाइडेरिया संघ के जो जंतु है उसका मुख्य लक्षण है कि दंत कोशिकाओं की उपस्थिति। यानी सिलेंटेटा संघ के जितने भी जंतु हैं वो सभी जंतुओं के देह भित्ति पर, आपका देह भित्ति में दंत कोशिकाएं उपस्थित होता ही होता है। और यही आपका दंत कोशिका सिलेंटेटा संघ के जंतु के मुख्य लक्षण है। दंत कोशिका की उपस्थिति होना ही आपका मुख्य लक्षण है। ये आपका कहिए तो आपका सिलेंटेटा संघ के जंतु को पहचाना जाता है इसी दंत कोशिका के माध्यम से। नेक्स्ट सवाल आता है, नाइडेरिया संघ के जंतु में उपस्थित दंत कोशिकाओं का कार्य क्या है। जो दंत कोशिका होता है इसका काम क्या है। तो जो आपके देह भित्ति के ऊपर जो दंत कोशिकाएं होती है, जिसको दंत कोशिका को नाइडोब्लास्ट भी कहा जाता है, ये नाइडोब्लास्ट का काम क्या है, जो इसका मुख्य लक्षण है दंत कोशिका, इसका मुख्य कार्य क्या है। तो दंत कोशिका ही आपका नाइडेरिया संघ के जंतु को क्या करता है, आत्मरक्षा करता है, अपने आप में उसको रक्षा प्रदान करता है, खुद से रक्षा करता है। इसी आपका दंत कोशिका के सहारे ही आपका सुरक्षित रहता है नाइडेरिया संघ के जंतु। और दूसरा इसका काम है वस्तु से चिपकने या शिकार पकड़ने में मदद करना। यानी इसी दंत कोशिका के सहायता से आपका सिलेंटेटा संघ के जंतु जो होते हैं वो आपको आत्मरक्षा भी कर लेते हैं, अपने आप में रक्षा भी कर लेते हैं और दूसरे वस्तुओं से चिपकने में भी सहायता प्रदान करता है दंत कोशिका। और शिकार पकड़ने में मदद करता है। इसी दंत कोशिका के माध्यम से सिलेंटेटा संघ के जंतु है वो दूसरे जंतुओं को पकड़ लेते हैं, शिकार को पकड़ लेते हैं और आपका मुंह में अंतर्ग्रहण कर लेते हैं, खा लेते हैं और वही उनका भोजन हो जाता है। नेक्स्ट सवाल आता है 12 नंबर, नाइडेरिया संघ के जंतु में अस्थायी श्रम विभाजन पाया जाता है। नाइडेरिया संघ का जंतु होता है उसमें अस्थायी श्रम विभाजन पाया जाता है। बताएं श्रम विभाजन होता क्या है। तो श्रम विभाजन का अर्थ बताना है तो अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग कोशिकाओं का होना ही आपका श्रम विभाजन कहलाता है। अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग कोशिकाओं का होना ये आपका श्रम विभाजन कहलाता है। तो नाइडेरिया संघ के जंतुओं में अस्थायी श्रम विभाजन पाया जाता है, यानी अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग आपका कोशिकाएं पाई जाती है, अलग अलग कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर नाइडेरिया संघ के जंतु है तो उसको अगर भोजन करना है तो उसके लिए अलग एक मुंह है ना। दूसरे किसी शिकार को पकड़ना है
तो उसके लिए दंत कोशिकाएं हैं। भोजन का पाचन करना है तो उसके लिए आपका आहार नाल है। इस प्रकार से अलग अलग है ना, जिस प्रकार से मानव में भी आपका अलग अलग श्रम विभाजन होता है और श्रम विभाजन के लिए अलग अलग कोशिकाओं का समूह होता है ना। जैसे देखने के लिए आंख होता है तो अलग आंख की अलग कोशिकाएं हैं। कोई कार्य करने के लिए, किसी वस्तु को पकड़ने के लिए हाथ होता है ना, तो हाथ की अलग कोशिकाएं हैं। इसमें अलग अलग है ना, अलग आंख का कोशिका और हाथ का कोशिका एक जैसा नहीं है। दोनों की कोशिकाओं का जो संरचना है और कार्य है वो अलग अलग है। हाँ, तो इसी प्रकार से आपका नाइजीरिया संघ के जंतुओं में भी अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग कोशिकाओं का समूह होता है, यानी उत्तक होता है। क्योंकि कोशिका ही आपस में मिलता है तो उत्तक तो बनता है। तो इस प्रकार से श्रम का विभाजन होता है। पाचन की क्रिया अगर मानव में करना है तो पाचन की क्रिया के लिए अलग आपका आहार नाल है। इस प्रकार से हर एक कार्यों के लिए जिस प्रकार से मानव में अलग अलग कोशिकाओं का समूह है, अलग अलग कोशिकाएं हैं, उसी प्रकार से सिलेंटेटा संघ के जंतुओं में भी अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं हैं, अलग अलग कोशिकाओं का समूह है। इसीलिए कहा जा रहा है कि सिलेंटेटा संघ के जंतुओं में भी श्रम विभाजन है अलग अलग कार्यों को करने के लिए। और श्रम विभाजन का अर्थ ही वही हुआ है ना कि अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग कोशिकाओं का होना, अलग अलग कोशिकाओं का होना। जब अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं होगी तो अलग अलग आपका उत्तकें होंगी, अलग अलग उत्तक होगा। इसका मतलब अलग अलग उत्तकें जब होगी तो अलग अलग अंग होगा, अलग अलग अंग होगा तो अलग अलग अंग तंत्र भी होगा और अलग अलग अंग तंत्र होंगे। तो समझ सकते हैं कि अंग तंत्र जब आपस में मिलते हैं तो बॉडी का निर्माण हो जाता है। सिलेंटेटा संघ के जंतु है इसी प्रकार से श्रम विभाजन वाला जंतु है। जिस प्रकार से मानव में श्रम विभाजन होता है उसी प्रकार से आपका इसमें श्रम विभाजन है। मतलब हर एक कार्यों के लिए अलग अलग अंग है। कहें तो साफ भाषा में, साफ शब्दों में कहें तो हर एक कार्यों को करने के लिए हर एक तरह का अंग है। भोजन को ग्रहण करने के लिए मुंह है। किसी दूसरे शिकार को पकड़ने के लिए आपका दंत कोशिका है। पाचन करने के लिए आहार नाल है। देखने के लिए आंख है। तो इस प्रकार से अलग अलग आपका कार्य करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर सवाल आता है, इस संघ के जंतु किस विधि द्वारा जनन करते हैं? तो सिलेंटेटा संघ के जो जंतु हैं वो दोनों विधि से जनन करते हैं। लैंगिक विधि से जनन करते हैं और अलैंगिक विधि से ही जनन करते हैं। दोनों विधि से जनन करते हैं। दोनों तरह की विधि आपका सिलेंटेटा संघ के जंतुओं में पाया जाता है ना। और खास बात यह है कि अलैंगिक जो जनन होता है सिलेंटेटा संघ के जंतु में वो मुकुलन विधि से होता है। यानी मुकुलन अलैंगिक जनन का ही एक विधि है और इसी मुकुलन विधि से आपका अलैंगिक जनन आपका सिलेंटेटा संघ के जंतुओं में होता है। जिसमें आपका दिख रहा है कि हाइड्रा जो है ना, फाइसेलिया है, ये सारे जंतु आपका है ना अलैंगिक जनन जब करेंगे है ना तो मुकुलन विधि से करेंगे। यानी कि हाइड्रा आपका मुकुलन विधि से जनन करता है। अगर लैंगिक जनन करना होगा तो लैंगिक जनन करना कुछ ऐसे इस संघ के जंतु हैं जो लैंगिक जनन करते हैं। और लैंगिक जनन जब करते हैं तो उसमें शुक्राणु का भी निर्माण होता है और अंडाणु का निर्माण होता है। यानी शुक्राणु अंडाणु के संयोग से आपका लैंगिक जनन होता है। चाहे तो कोई भी आपका जंतु हो जो लैंगिक जनन करता होगा उसमें आपका शुक्राणु अंडाणु का होना बहुत जरूरी है। और शुक्राणु अंडाणु के संयोग से ही आपका दोनों के मिलने से ही आपका जनन की क्रिया होती है। भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण आगे फिर विकसित विकास करके एक नया संतान उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखेंगे आगे सवाल आता है 14 नंबर, नाइजीरिया संघ के देह भित्ति से। नाइजीरिया संघ का जो देह भित्ति होता है, देह का मतलब होता है शरीर, है ना, और शरीर और भित्ति का मतलब होता है दीवार। यानी शरीर का दीवार है जो शरीर है। देह भित्ति जो है आपका नाइजीरिया संघ के जंतु का, तो देह भित्ति से घिरी रचना जो है, देह भित्ति से घिरा हुआ जो रचना है उस रचना को क्या कहते हैं? तो जठर गुहा वाहिनी। क्या कहते हैं? जठर गुहा वाहिनी के नाम से जाना जाता है। या इसको सिलेंट्रॉन भी कहा जाता है। सिलेंट्रॉन या जठर गुहा वाहिनी भी कहते हैं। तो सिलेंटेटा संघ के देह भित्ति से घिरी रचना को आपका सिलेंट्रॉन या जठर गुहा वाहिनी कहा जाता है। इस प्रकार से ये आपका जंतु जगत के सिलेंटेटा संघ के बारे में ये बताया जा चुका है। ये क्लास आपका सिलेंटेटा संघ से संबंधित समाप्त होता है। ये लास्ट है और इसके पहले का क्लास आपका पॉलीफेरा संघ दिया जा चुका है। नेक्स्ट आगे भी अन्य संघों के बारे में